हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा सर्कल। अभी तक मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल इत्यादि पढ़ा दिया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता में नगर योजना, उसकी सामाजिक दशा, उसकी आर्थिक दशा, उसकी सांस्कृतिक दशा, उसके समाधि कैसी थी, उसकी समाधान के क्या विधियाँ थी, ये सब आप इस पे हम आज आपका चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये है नगर योजना। नगर योजना में सबसे पहले आती है सड़कें। उनकी सड़कें कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में उनकी सड़कें कच्ची थी, लेकिन कालीबंगा में उनकी सड़कें पक्की मिलती है। ठीक है, ये सड़कें जाल पद्धति में, पूरे जाल पद्धति में बिछी हुई थी, चेस बोर्ड पर आधारित थी। चेस बोर्ड जैसे सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, समकोण पे सड़कें काटती थी, और इस साइड घर होते थे। ओके, सड़कें समकोण पे काटती थी और घर इस साइड होते थे। जो मुख्य सड़कें थी, ये जो मेन सड़कें थी, ये नॉर्थ से साउथ थी। मुख्य सड़कें उत्तर से दक्षिण दिशा में होती थी, और मुख्य सड़कों में प्रवेश पूरब दिशा से होता था, जो उसे प्रथम सड़क भी कहा जाता था। जहाँ से पूर्व दिशा से जहाँ प्रवेश किया जाता था, उसे प्रथम सड़क भी कहा जाता था। प्रवेश पूर्वी सड़क से होता था। ये सड़कें कच्ची मिट्टी के बने होते थे। सड़कें कच्ची मिट्टी के बने होते थे। इसे ऑक्सफोर्ड सर्कस भी कहा जाता है। इसे ऑक्सफोर्ड सर्कस भी कहा जाता है। दूसरा आता है नगर विन्यास। नगर विन्यास हम आपको बताए थे कि एक नगर था, उसका पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला दो भागों में बटा हुआ था। पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला दो भागों में बटा हुआ था। जो नगर टीला था वो पूर्वी टीला में स्थित था, और जो दुर्ग टीला था वो पश्चिमी नगर में स्थित था। यहाँ पे किलेबंदी की गई थी। यहाँ नगर टीले को किलेबंदी नहीं की गई थी, लेकिन दुर्ग टीले को किलेबंदी की गई थी। किलेबंदी क्यों की गई थी? यहाँ लुटेरों से सावधानी बरतने के लिए, खतरनाक पशुओं से सावधानी बरतने के लिए, लुटेरों से रक्षा के लिए और खतरनाक पशुओं से रक्षा के लिए। ठीक है, और यहाँ पे नालियाँ। तीसरा है नालियाँ। नालियाँ यहाँ पे ढकी हुई मिली है। नालियाँ ढकी हुई मिली है। कहीं कहीं तो गारे और जिप्सम का प्रयोग करके नाली को ढक दिया गया है। कहीं कहीं कि गारे और जिप्सम का प्रयोग करके नालियों को ढक दिया गया। जैसे सड़क ये है, यहाँ पे जो सड़क है एक दूसरे को समकोण पे काटती है, तो नाली बीच से जाती थी। नाली बीच से जाती थी। कालीबंगा से लकड़ी के नालियाँ मिली, और सब जगह से ईंट और पत्थर की नालियाँ मिली हुई है। बीच से नालियाँ जाती थी, और जो घर होते थे, घर से नाली निकल के बीच सड़क में मिल जाती थी। हर चौराहे पे मेन हॉल बना होता था। साफ सफाई रखने की अच्छी व्यवस्था थी। हर चौराहे पे मेन हॉल बना होता था, जिसे ये यहाँ से यहाँ का ढक्कन हटा के और इसकी सफाई की जाती थी, फिर इसको ढक दिया जाता था। ठीक है, इतनी अच्छी व्यवस्था थी। आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व इतनी सुपर और इतनी अपर व्यवस्था अभी तक देखने को नहीं मिलती। ये सोची समझी बसाई हुई व्यवस्था थी, सोच समझ के बसाई हुई व्यवस्था थी। जैसे आज के समय में हमारी यूपी में नोएडा को पहले उसका विन्यास बनाया गया है, फिर उसको बसाया गया है। ऐसे इसको पहले इसका शायद किसी ने विन्यास बनाया होगा, इंजीनियर बहुत ही काबिल थे, शायद इसका पहले विन्यास बनाया गया होगा, फिर इसको बसाया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ ढकी हुई नालियाँ थी, गारे और जिप्सम का प्रयोग करके। ये अद्वितीय संरचना थी। ये संरचना अभी गांव में नहीं मिलती आपको देखने को। नालियाँ ढकी नहीं होती, इससे मच्छर पैदा होते, डेंगू मच्छर पैदा होते, मतलब ये कह सकते हैं। ऐसे सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए कि ढकी हुई नालियाँ हो। कुछ हड़प्पा सभ्यता से सीखने को मिले, हम लोग को सीख के उसका आगे यूज किया जा सके। ठीक है, यहाँ जो भवन थे, छोटे छोटे आवासीय भवन थे। जैसे हम आपको बताएं, इधर छोटे छोटे रहने के भवन थे। ये भवन पक्की ईंटों के बने हुए थे। यहाँ पे इसकी जो समकालीन सभ्यता थी, वहाँ कच्ची ईंटों का यूज हुआ करता था। जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र, दिलमुन, यहाँ से कच्ची ईंटों का, वहाँ पे जो भी भवनें बनी हैं कच्ची ईंटों की बनी है। लेकिन यहाँ पे जो भवन है, घर है, पक्की ईंटों के बने हुए हैं। और इनका जो दरवाज़ा था मेन रोड पे ना खुल के
साइड, गली के साइड खुलता था। मेन रोड पे दरवाज़ा ना खुल के गली के साइड खुलता था। ठीक है, यहाँ 4 या 5 कमरे देखने को मिलते हैं। 2 मंजिले भी हुआ करते थे। उसमें स्नानागार अलग से रहता था, किचन की व्यवस्था, रसोई घर की व्यवस्था अलग होती थी। यहाँ कुएं की व्यवस्था भी थी, हर घर में कुएं की भी व्यवस्था थी, बहुत ही उत्तम व्यवस्था थी। और यहाँ पे ये हो गया। दूसरा हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक व्यवस्था। अभी पहला पढ़े नगर नियोजन और दूसरा है राजनीतिक व्यवस्था। इसमें कोई निश्चित शासक वर्ग की कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती है। इसमें शासक वर्ग की कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती है। इसमें शासक या पुरोहित वर्ग का प्रभाव होगा, ऐसा माना जाता है। शासन पे पुरोहित वर्ग का प्रभाव होगा, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं। ठीक है, ये जनतंत्रात्मक माना जाता है। यहाँ जनता का शासन है, ये हंटर मानते हैं। यहाँ जनता का शासन होगा, ये हंटर विद्वान है एक, वो मानते हैं। और तीसरा है सामाजिक व्यवस्था। जो हम आपको काशी की नर्तकी बताए थे कि मोहनजोदड़ो से काशी की नर्तकी मिली है, इससे ये पता चलता है कि वहाँ पे मातृ देवी की मूर्ति मिली है। इससे ये पता चलता है कि ये समाज मात्र सत्तात्मक था, ये समाज मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, यहाँ अगर जैसे अभी वैदिक सभ्यता हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें मिलेगा, जो वर्ग मिलेगा, ब्राह्मण मिलेगा, क्षत्रिय मिलेगा, वैश्य, फिर शूद्र। अभी तक ये व्यवस्था चली आ रही है। तो अभी तो ये हो गया है कि जनरल हो गया है, ओबीसी हो गया, एससी और एसटी हो गया। ठीक है, तो इसमें मिलता है, पहले पुरोहित वर्ग आते हैं, फिर व्यापारी वर्ग आते हैं, फिर अधिकारी और फिर श्रमिक वर्ग आते हैं। पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी और श्रमिक। ठीक है, ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रवृत्ति के थे। ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रवृत्ति के ये लोग थे। ये सूती और ऊनी दोनों वस्त्र पहनते थे। यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण भी पहनते थे। दोनों स्त्री वर्ग और पुरुष वर्ग दोनों आभूषण पहनते थे। ठीक है, यहाँ मनोरंजन में ये अपना मनोरंजन करते थे। पासे का खेल खेलते थे, मनोरंजन था। नृत्य करते थे, नृत्य का अवशेष मिला है मोहनजोदड़ो की नर्तकी से। काशी की जो नर्तकी, उससे पता चलता है कि ये नृत्य का इन्हें शौक था। ठीक है, यहाँ पशुओं की लड़ाई में भी मुर्गे की लड़ाई करवाते थे, फिर भैंसे की लड़ाई करवाते थे। तो पशुओं की लड़ाई में ये बहुत शौकीन थे, पशुओं की लड़ाई देखने में ये शौकीन थे। ठीक है, और आता है नेक्स्ट समाधान विधि। ये हम आपको ये बताएंगे कि इनका समाधान विधि कैसा था। पहले था पूर्ण समाधिकरण। पूरे तरीके से ये शव को पूरे तरीके से दफना देते थे जमीन के अंदर, ताबूत में ये पूरे तरीके से दफना देते थे, तो इसे पूर्ण समाधिकरण कहते हैं। आंशिक समाधिकरण, जैसे कोई मृतक शरीर है, उसको ऐसे खुले में छोड़ देते थे, उसे चील, कौवे, पशु खा लेते थे और जो भी अवशेष बचता था उसको दफनाते थे, तो उसे आंशिक समाधिकरण कहा जाता है। और ये है दाह संस्कार। हड़प्पा सभ्यता में दफनाने की व्यवस्था थी और मोहनजोदड़ो में जलाने की व्यवस्था थी। हड़प्पा सभ्यता में दफनाने की व्यवस्था थी और मोहनजोदड़ो में जलाने की व्यवस्था थी। ठीक है, तो दाह संस्कार में क्या करते थे कि इसे जहाँ जलाया जाता था उसकी अस्थियों को नदी में, वहाँ सिंधु घाटी नदी थी, सिंधु नदी थी, सरस्वती नदी थी, बहुत सारी नदियाँ थी, तो इनका जो भी क्षेत्र, जो धार्मिक नदी थी, उसमें वो लोग उसके राख को प्रवाह कर देते थे, तो इसे दाह संस्कार कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसका धार्मिक जीवन। इनका धार्मिक जीवन कैसा था, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे आर्थिक जीवन, इनका आर्थिक जीवन कैसा था। ठीक है, सभ्यता का नेक्स्ट है चौथा धार्मिक जीवन। इसका धार्मिक जीवन कैसा था, इसके बारे में हम जानेंगे। इसका धार्मिक जीवन लौकिक सभ्यता पे आधारित था। ये लौकिक सभ्यता, ऐसा नहीं कि बहुत प्राचीन से चली आ रही सभ्यता को ये फॉलो कर रही, ये आसपास के क्षेत्रों में जो भी उपलब्ध था उसी से ये लोग लौकिक सभ्यता का इसका आरंभ माना जाता है। यहाँ से मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, यहाँ से कहीं से भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। हाँ, बनावली का जब खुदाई हुई थी तो वहाँ से एक ऐसे घर की प्राप्ति हुई है जहाँ मंदिर के आकार का चिन्ह मिलते, इसे माना जा सकता है कि बस सिर्फ और सिर्फ बनावली से मंदिर का अवशेष
पाए जा सकते हैं और कहीं से भी मंदिर के अवशेष नहीं पाए गए हैं। यहाँ धार्मिक तत्व तो उपस्थित था, यहाँ धार्मिक तत्व तो उपस्थित था लेकिन प्रभावशाली नहीं था। ऐसा नहीं कि धार्मिक तत्व में ये दिन रात लीन रहते थे। इनका सबसे बड़ा उद्योग व्यापार था। व्यापार के बाद ही लोग कुछ करते थे तो थोड़ा बहुत कर लेते थे, बहुत उसमें लीन नहीं रहते थे। मार्शल यहाँ से जो मातृ देवी यहाँ से मिली हुई है, मातृ देवी की प्रतिमा, उनके नाभि से बहुत सारे जीव जंतु निकल रहे हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे निकल रहे हैं। तो मार्शल उनको पृथ्वी माता या पृथ्वी देवी की संज्ञा देते हैं। मार्शल जो है पृथ्वी देवी की संज्ञा देते हैं मातृ देवी को। और मोहनजोदड़ो से 3 मुख वाला पुरुष, मोहनजोदड़ो से 3 मुख वाला पुरुष जो ध्यान की मुद्रा में है वहाँ से मिला है। और सिर पे 3 सिंह हैं, उसके सिर पे 3 सिंह हैं और 5 प्रकार के 6 पशु हैं। 5 प्रकार के, चारों तरफ उसके 5 प्रकार के 6 पशु हैं। एक एग्ज़ाम था, मुझे लगता है कि कोई रेलवे का एग्ज़ाम था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन से पशु जो ध्यान किए मुद्रा में योगी बैठे हैं उनके सामने नहीं, उनके आसपास नहीं पाया गया है। तो ऑप्शन दिया था, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। पहला गैंडा है, गैंडा पाया गया है, भैंसा पाया गया है, हाथी, चीता और 2 हिरण। 5 प्रकार के 6 पशु, गैंडा पहला, दूसरा भैंसा, तीसरा हाथी, चौथा चीता, 5वां और 6वां 2 प्रकार के 2 हिरण पाए गए हैं। ठीक है, तो आप इसको याद करिए, गैंडा, भैंसा, हाथी, चीता और 2 हिरण। ठीक है, और यहाँ पृथ्वी को उर्वरता की देवी माना गया, पृथ्वी को उर्वरता की देवी माना गया। अभी हम आपको बताए हैं कि मार्शल पृथ्वी माता को, मातृ देवी को पृथ्वी माता कहते हैं। तो उनकी नाभि से पेड़ पौधे और जीव जंतु निकले हैं तो उन्हें उर्वरता की देवी माना गया। यहाँ मूर्ति पूजा का आरंभ माना, यहीं से हड़प्पा सभ्यता से या सिंधु घाटी सभ्यता से ही मूर्ति पूजा के आरंभ माने गए हैं। ठीक है, और कालीबंगा से अग्निकुंड, अभी हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं कि कालीबंगा से 7 चरण वाले अग्निकुंड या यज्ञ वेदी मिलती है। और हड़प्पा से स्वास्तिक एवं सूर्य पूजा के चक्र जो है, चक्र से पता चलता है कि सूर्य की पूजा होती होगी। और स्वास्तिक के चिन्ह सबसे पहले हमें हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। ठीक है, और भारत में लिंग पूजा का आरंभ भारत में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता से भारत में लिंग पूजा का आरंभ हुआ है। इन्होंने पीपल को सबसे पवित्र वृक्ष माना है। बत्तख जो फाकता है, बत्तख उसे पवित्र पक्षी माना है। बत्तख को पवित्र पक्षी माना, इसे फाकता भी कहते हैं, बत्तख को फाकता भी कहते हैं जो डक है। और हाजा पक्षी मीन्स मोर, हाजा पक्षी का भी महत्व था, मतलब